नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको दलित उत्पीड़न से जुड़े SC/ST एक्ट पर कानून की जानकारी देंगे, साथ ही इस मसले से जुड़ी हुई आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। SC/ST एक्ट कानून अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की सुरक्षा के लिए 1989 में बनाया गया था। इसका मकसद है SC/ST वर्ग के लोगों के साथ अन्य वर्गों के द्वारा किए जाने वाला भेदभाव और अत्याचार को रोकना। इस कानून में SC/ST के वर्ग के लोगों को भी अन्य वर्गों के समान अधिकार दिलाने के प्रावधान बनाए गए हैं। इन लोगों के साथ होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। साथ ही SC/ST वर्गों के साथ भेदभाव या न्याय करने वालों के खिलाफ सख्त सजा का भी प्रावधान किया गया है। एक्ट का मकसद SC/ST वर्ग के लोगों को अन्य वर्गों की तरह ही समान अधिकार दिलाना भी है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ होने वाले अपराधों के हालात में इस एक्ट में सुनवाई का विशेष प्रावधान किया गया है। इसके तहत कठिन सजा भी एक प्रावधान है। कोर्ट ने सरकारी कर्मचारी और सामान्य नागरिक को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत को भी खत्म कर दिया। इस कानून की ज्यादा जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल जी। ऋषिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, तो ऋषिपाल जी, आपको SC/ST एक्ट से जुड़े हुए कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका भी SC/ST एक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है, तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 01206127 और 01206127 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। कानूनी सहायता के लिए डायल करें ये नंबर्स जो आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। SC/ST एक्ट से जुड़े हुए कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करिए। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ऋषिपाल जी यही कि SC/ST एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका क्या मकसद है? देखिए नेहा, जो जिस हम कानून की आज बात कर रहे हैं, एक तो इस कानून का 1990 के आसपास 89 के आसपास आना, यही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी आजादी के करीब 40-45 वर्ष के बाद ऐसे कानूनों को हमारे देश में लाना पड़ा, ऐसे कानूनों को संसद को पास करना पड़ा। ये अपने आप में बहुत ही दुख की बात थी। और अपने आप में अगर हम वर्तमान बात करते हैं तो अगर हम बड़े महानगरों की बात को छोड़ दें तो आज भी जो छोटे जो क्षेत्र है, इवन जैसे हमने पिछली बहुत सारी खबरें हमने देखी, इवन महानगरों के अंदर भी जो SC/ST से संबंधित जो समुदाय होता है, जो जाति सूचक जो शब्द है या और किसी तरह से जो अपशब्द है, उनका प्रचलन जो है आजादी के इतने वर्ष के बाद भी अभी खत्म नहीं हुआ। हम तरक्की करके आज हम चांद पे पहुंच गए हैं और आज मंगल पे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे मामले जो है देश में काफी बार होते हैं। हालांकि जो हमारा नेशनल क्राइम ब्यूरो है वो कहता है कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिन मामलों में लोगों को झूठा फंसाया जाता है और लोगों को एक जो SC/ST एक्ट है, जो अपने आप में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ढाल की तरह एक इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो कई बार बहुत सारे लोग जो है एक तलवार की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी उसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जो अपने जो पर्सनल ग्रीवांसेस होते हैं या किसी झगड़े को सेटल करने के लिए इस एक्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। वो हालांकि अलग पहलू है, लेकिन फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी हमारे देश में, हम देश में 75 वर्ष हो गए हमारी आजादी को, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जो उनसे जुड़े आते हैं, जो हमारे लिए जो जिला अदालत होती है, हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट है, तो बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, बहुत सारे मीडिया में ऐसे मामले आते हैं जिसमें बहुत सारे ऐसी जो विशेष रूप से जो यंग जो स्टूडेंट्स होते हैं, यंग प्रतिभा जो होती है, वो इस मामले की वजह से कई बार क्या होता है कि अपनी एजुकेशन या अपना जो कैरियर है उस कैरियर को बीच में छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले में मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसे बहुत सारे मामले में जिसमें बहुत काबिल छात्र थे, लेकिन इस एक्ट की वजह, इस जो कृत्य की वजह से उनको अपना कैरियर छोड़ना पड़ा या ऐसे माहौल का जो है सामना करना पड़ा। तो अपने आप में बहुत दुख की बात है और इसीलिए इस एक्ट को का जो प्रोविजन है, जो प्रोसीजर है, उसको बहुत ही डेलिकेट तरीके से बनाया गया और बहुत विशेष प्रावधान जो है इससे किए गए। जी,
सर, ये एक्ट के मुताबिक प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच जरूरी नहीं है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मंजूरी की जरूरत नहीं है, इसके बारे में बताएं। देखो नेहा, अगर आप एक्ट को देखो और एक्ट के प्रोविजंस को देखो तो आपको लगेगा कि ये जो एक आपराधिक जो कानून है वो एक ऐसा कानून है जिसके अंदर किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से कोई हानि नहीं पहुंचती, या जैसे मान लीजिए कोई फिजिकल असॉल्ट का या स्टैबिंग का या चाकू का या पिस्टल का कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिसके अंदर शरीर में कोई चोट नहीं पहुंचती। लेकिन मानसिक रूप से किसी व्यक्ति को बहुत गहरी जो है चोट पहुंचती है और जो पीड़ित होता है उसको बहुत गहरा एहसास होता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो बहुत बाहुबली होते हैं या जिनका समाज में बहुत प्रभुत्व होता है, अगर कानून में ऐसे प्रोविजन हो कि पहले प्राथमिकी दर्ज होने से पहले एक प्रारंभिक जांच होनी जरूरी है, तो जो प्रारंभिक जांच है जब उसकी प्रक्रिया चलती है तो उस प्रक्रिया में ही बहुत बार ऐसा होता है कि पीड़ित के साथ इतना दबाव बनाया जाता है कि वो अपनी प्राथमिकी को आगे बढ़ाए, अपनी जो शिकायत है उसको प्राथमिकी तक दर्ज होने तक ही पहुंचा नहीं पाता। बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं और बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसके अंदर जो वरिष्ठ अधिकारी है उनसे पूछना पड़ता है, उनसे जांच करनी पड़ती है, तब उसके बाद मामले हो सकते हैं। तो इस मामले को की गंभीरता को देखते हुए ये किया गया कि जिससे कि पुलिस अधिकारी जो है उनके ऊपर लोग उनका जो उनकी शक्ति है वो पुलिस अधिकारी उसका बेजा इस्तेमाल न कर सके, पीड़ित के ऊपर दबाव न बनाया जा सके और किसी भी तरीके से लाल फीताशाही किसी भी तरीके से जो अपशर्त आई है उससे इस कानून को अलग रख के विशेष सुविधा देके इसमें ये प्रावधान किए गए कि इसमें जब भी ये कोई व्यक्ति अपराध करता है तो प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो बिना प्रारंभिक जांच के एक सिंपल कंप्लेंट के ऊपर ही, चाहे वो ओरल हो और चाहे वो रिटर्न हो, उस कंप्लेंट पे ही एफआईआर या प्राथमिकी दर्ज हो सकती है और कार्रवाई जो है एक उच्च स्तर का अधिकारी जो है करता है। जी ठीक है, ये बताइए कि अधिनियम में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के आरोपित अभियुक्तों को अग्रिम जमानत का प्रावधान भी नहीं है, और विस्तार से इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। देखिए, जो SC/ST एक्ट है इसके अलावा और काफी सारे ऐसे कानून हैं जिनके अंदर जो जमानत का प्रावधान है वो काफी कड़े प्रावधान है। अगर हम बात करते हैं NDPS एक्ट की, जहाँ पर अगर कमर्शियल क्वांटिटी के अंदर कोई रिकवरी होती है तो उसके अंदर एंटिसिपेटरी बेल मिलना बहुत मुश्किल है, या इवन रेगुलर बेल नहीं मिलती है। PMLA एक्ट है और कई सारे एक्ट है जो अपराध की गंभीरता को देखते हुए जब ये प्रावधान किए जाते हैं कि किसी व्यक्ति को उसके अंदर बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। और अग्रिम जमानत जो एक विशेष अधिकार होता है किसी व्यक्ति का जो वो कानून कोर्ट से जाके ले सकता है। जब कानून को यानी जो पार्लियामेंट है उसने कानून को इस तरीके से बनाने की कोशिश करी है कि जिससे कि कानून की गंभीरता बहुत इम्पोर्टेंट रहे और लोगों के मन में इस बात का एक कानून का भय रहे कि वो किसी भी तरह से जो SC/ST से संबंधित जो अपराध है वो कारित नहीं करें, क्योंकि अगर ऐसा करने से उनको ऐसा नहीं लगेगा कि यूजुअल तरीके से अगर मान लो किसी ने कोई बोला है और बहुत आसानी से बेल मिल जाती है, तो वो जो पीड़ित पक्ष होता है, सामान्य रूप से जो पीड़ित पक्ष हमारे यहाँ जो हमारे देश में है वो न केवल वो SC/ST जाति से या उस समुदाय से बिलोंग करते हैं, बल्कि सामान्य रूप से देखा जाता है तो उनका आर्थिक स्तर भी जो होता है वो काफी नीचा होता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी संभावनाएं हैं कि जो पुलिस अधिकारी हैं या आला अधिकारी कोई और हैं या जो लोकल लोग हैं वो उन पर दबाव बना सकते हैं और जिससे बहुत आसानी से जो बेल मिल सकती है, और बेल अगर मिल जाती है तो बहुत लंबा केस चलता है। तो इन सारे प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जो कानून है उसके गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रोविजन किया गया कि जो सेशंस कोर्ट होता है वहाँ के जो 438 में जो प्रोविजन है वहाँ पे सामान्य रूप से बेल का प्रावधान नहीं है। केवल आप जो हाई कोर्ट का रिट प्रोविजन के अंदर जो आप ये साबित करते हैं कि हाँ कोई केस बनता ही नहीं है, प्राइमा फेसी झूठा केस है, तभी संभावना है कि आपको जो एंटिसिपेटरी बेल की जो कंसेशन है यानी जो रिलीफ है वो मिल सके, अदरवाइज कानून में प्रावधान नहीं किया गया। जी सर, बताइए कि क्या अदालतें असाधारण परिस्थितियों में प्राथमिकी रद्द कर सकती है? देखिए, प्राथमिकी जो रद्द है इस केस के अंदर न केवल असाधारण जो परिस्थितियां होती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों पक्ष जो होते हैं वो सामाजिक रूप से समझौता कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मैंने खुद भी बहुत सारे ऐसे मैटर्स किए जिसके अंदर
इस एक्ट के अंदर जो हाई कोर्ट होता है वो दोनों व्यक्तियों को देख के, उनके सामाजिक स्तर को देख के, और ऐसा लगता है कि हाँ भाई इससे अब इनका जो सामाजिक वैमनस्य कम हो जाएगा, तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के, या कोई ऐसी स्थिति जिसमें ये साबित होता है कि प्राइमा फेसाई जो केस है वो एक झूठा केस है, तो ऑन मेरिट के ऊपर भी केस खत्म हो सकता है और सेटलमेंट के ग्राउंड के ऊपर भी क्वेश्चन जो है केस की हो सकती है। तो दोनों प्रावधान है। अगर बहुत सारे केसेस में यही होता है कि हाँ पार्टी जो होती है एक दूसरे में मिलती है, सेटलमेंट करती है, एक दूसरी गलती मानती है, तो ऐसी स्थिति में भी कोर्ट प्राथमिकी को रद्द कर सकता है और मेरिट पे भी अगर साबित करता है केस नहीं बना तो भी प्राथमिकी रद्द हो सकती है। जी सर, क्या इस एक्ट के तहत जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध है? अगर हाँ तो क्या सजा और जुर्माने का प्रावधान है? देखिए, जो ये विशेष रूप से जो कानून है उसमें यही है कि आप किसी व्यक्ति को, किसी उसकी जो जाति है, जो कि SC/ST जाति है, जो सामाजिक रूप से उसको डिफेम करती है या उसको कहीं ना कहीं छोटा महसूस कराती है, अगर वो जाति सूचक शब्द आप बोलते हैं तो ऐसे निश्चित रूप से इस कानून के अंदर जो है कोई भी व्यक्ति जो अगर बोलता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और उसको कानून के प्रावधान का सामना करना पड़ता है। तो न केवल SC/ST जो उत्पीड़न में जो उनका एक्ट है, जो वर्ड है, बल्कि जाति सूचक जो शब्द है जिसके अंदर विशेष रूप से जो निम्न जाति संबंधित होते हैं या उनके अपने व्यवसाय से संबंधित जो होते हैं, अगर वो शब्द बोले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो ये एक्ट है ये अट्रैक्ट होता है। हालांकि बहुत विशेष बात है कि कई बार बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके अंदर कोई व्यक्ति किसी को डिफेम कर रहा है या उनको बेइज्जती कर रहा है या अपशब्द बोल रहा है, तो अपशब्द बोलते हुए भी, इवन हम कह सकते हैं अब्यूज करते हुए, गाली देते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि वो जो ये इसके जो प्रोविजंस है वो लगते हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोविजंस कैसे लगते हैं कि उस व्यक्ति को पता होना चाहिए जो अपराध कारित कर रहा है वो किसी SC या ST जो समुदाय से संबंधित रहने वाले व्यक्ति है उसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, और वो कार्रवाई पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। और ये बहुत सारे प्रोविजन है, जब ये सब होते हैं तभी ये कानून के द्वारा किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध बनता है। जी, ऋषिपाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो कि SC/ST एक्ट से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलू को बता रहे हैं। ऋषिपाल जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। अब अगला सवाल मेरा यही है कि SC/ST मामलों की सुनवाई सिर्फ किस कोर्ट में होती है? देखिए नेहा, जैसे हमने आपको बताया कि SC/ST जो एक्ट है ये अपने आप में कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा ये इसका विशेष दर्जा है। विशेष रूप से जो है इस कानून का पालन किया जा सकता है। तो इसकी जब विशेष कानून होता है तो इसकी अदालत भी होती है जो स्पेशल जज की अदालत होती है। यानी कहने का मतलब है कि होता तो एक जो एडिशनल सेशन जज के स्तर का जो न्यायिक अधिकारी होता है उसकी विशेष अदालत होती है। जैसा आप हम जानते हैं कि न्याय व्यवस्था के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो 2 हिस्सों में बटा होता है, एक मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है, एक सेशंस कोर्ट होती है। यानी कि जो 7 साल तक की अपराध के मामले होते हैं सामान्यतः वो मजिस्ट्रेट कोर्ट पे जाते हैं, और उससे बड़ी अपराध के मामले होते हैं वो सेशंस कोर्ट पे जाते हैं। यानी कि जो गंभीर मामले होते हैं जिनके अंदर मामला गंभीर होता है उसके अंदर वो जो मामले होते हैं वो सेशंस कोर्ट में जाते हैं। तो SC/ST एक्ट जो होता है वो सामान्यतः जो विशेष अदालत स्पेशल कोर्ट्स होती है, और स्पेशल कोर्ट्स में जो न्यायिक अधिकारी होता है उसका जो स्तर होता है वो मजिस्ट्रेट से बड़ा होता है। यानी कि एडिशनल सेशन जज का अधिकारी जो है वही स्पेशल जज होता है जो SC/ST एक्ट से संबंधित मामलों को सुनता है, क्योंकि मामले की गंभीरता ज्यादा है। इसलिए जो अदालत है, अदालत से भी एक उच्च स्तर के अधिकारी यानी हायर लेवल का जो जुडिशियल ऑफिसर होता है उनको अपॉइंट किया जाता है और उस मामले की कार्रवाई को उस हिसाब से देखते हैं। जी, ठीक है। सर ये भी बताइए कि पीड़ित वर्ग को आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की क्या व्यवस्था की जाती है? कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति होता है उसके बाद उसके साथ एक बार या 2 बार या कई समय से लगातार जो है उसका उत्पीड़न हो रहा होता है। जब वो प्राथमिकी दर्ज होती है या किसी व्यक्ति को सजा होती है या इवन प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी जो प्रावधान है कि 40,000 रुपए तक की जो है आर्थिक सहायता उसको दी जा सकती है, और अगर ये अपराध साबित होता है तो अधिकतम जो राशि है वो 5 लाख रुपए तक हो सकती है। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि जो कोर्ट कंसर्न को ये लगता है कि वो व्यक्ति जहाँ पर रह रहा है वहां पे उसके बाद ऐसी संभावना है कि उसका ये अपराध दोबारा हो सकता है,
और उसको इस अपराध से बचाने के लिए उसको सरकार को जरूरी है कि पुनर्वास के लिए वो वहां से उसको और किसी तरीके से उसको विस्थापित कहीं और उसकी व्यवस्था करें कि दोबारा से, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है उसका स्कूल के अंदर एडमिशन जो है कैंसिल हो गया या वो वहां से अपना डिस्प्लेस हो गई तो या उसकी नौकरी चली गई, इन सारे मामलों को देखते हुए अगर उनको लगता है, कोर्ट को लगता है कि इसका पुनर्वास जरूरी है, दोबारा से उनको जो है आर्थिक सहायता के द्वारा उनकी जो सहायता की जानी चाहिए, तो सारे प्रावधानों के अंदर कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कंसर्न जो होती है वो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको भी ऑर्डर दिए जा सकते हैं उनके पुनर्वास। जी ठीक है। सुनवाई के दौरान सर पीड़ितों और गवाहों को कैसी सहायता दे सकती है सरकार और किस तरह की सरकार की तरफ से सहायता दी जाती है? जैसे यात्रा और जरूरतों का खर्चा जो होता है वो सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाता है क्या? देखिए, जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में जो क्रिमिनल केसेस होते हैं या फौजदारी केसेस होते हैं उनका जो प्रोसिक्यूशन होता है वो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट करता है, जो अपने आप में एक सरकारी तंत्र है। यानी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही जो स्टेट वर्सेस जो केसेस होते हैं उनकी पैरवी करते हैं। ऐसी स्थिति में जो गवाह होते हैं न केवल SC/ST एक्ट के अंदर, इसके अलावा जो और भी गवाह होते हैं जो कि फौजदारी केसेस में, मर्डर केसेस के अंदर और केसेस के अंदर जो गवाह पब्लिक विटनेस जो है वो आते हैं या कोई ऐसा एक्सपर्ट विटनेस, कोई डॉक्टर है या कोई SDM कंसर्न है, जब भी वो अपने काम को छोड़ के आता है तो ऐसी स्थिति में कानून में ये प्रावधान है कि उनको कम से कम जो आने जाने का जो खर्चा है वो दिया जाए। इसके अलावा कोई और भी ऐसा खर्चा है जो उनको लगता है कि विशेष रूप से कोर्ट को लगता है कि उनको दिया जाना चाहिए, वो करता है। विशेष रूप से जो यात्रा होती है, जैसे कोई व्यक्ति लोकल एरिया में रह रहा है, मान लीजिए दिल्ली का कोई केस है, दिल्ली में रह रहा है, तो सामान्य रूप से 500 या 1000 रुपए के आसपास उनको वो सहायता मुहैया कराई जाती है, जिससे यात्रा भत्ता दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई जो गवाह होता है या कोई शिकायत करता होता है वो काफी दूर से आता है और आने जाने के जो उसके जो खर्च है वो लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो कानून में ये प्रावधान है, ये जिम्मेदारी सरकार को दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट उनके आने जाने के खर्च को वहन करे, जिससे कि न्याय व्यवस्था में उनका विश्वास और बढ़ सके। जी ठीक है सर, इस एक्ट का एक और प्रावधान ये है कि उन क्षेत्रों का पता लगाया जाए जहां पर अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं और उन्हें कैसे रोका जा सकता है, इस पर अमल किया जाए। इसके लिए क्या कुछ और अभी तक किया गया, इस बारे में बताइए सर। देखिए, जब कानून बनाया गया और कानून में जब भी अमेंडमेंट की बात हुई, कानून में जब भी विचार होता है, तो हमारे क्षेत्र में आप देखिए हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जिसको हम बोलते हैं, यदा कदा हम बोलते हैं कि हाँ भाई इंटीरियर विलेजेस हैं, ये ऐसी जगह है जहाँ पर कि सामान्य रूप से जो मीडिया है या ऐसे व्यक्ति जिनकी सामान्य प्रशासन पर पहुंच कम है, अगर हम कंपेयर करते हैं दिल्ली प्रशासन की अंदर बात करते हैं और वही प्रशासन मान लीजिए मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तर प्रदेश या मान लो बिहार के दूसरे इंटीरियर इलाके की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों स्थिति में जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो दोनों अलग अलग है, लोगों की पहुंच अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में कानून में यह प्रावधान किया गया कि जहां पर इस तरह के मामले होने की संभावनाएं ज्यादा है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, SDM कंसर्न जो होता है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे जो इलाके हैं वहां पर पहचान की जाए और ऐसे इलाके में जो व्यक्ति ऐसे अपराध करने की संभावना है तो ऐसे लोगों को जागरूक किया जाए और उनको अपराधियों को सजा दी जाए। तो वहां पर एक ऐसा माहौल बनाया है जिससे जो SC/ST समाज में से संबंधित लोग जो है उनका कानून के ऊपर विश्वास हो सके और वो विश्वास तक कर सके कि जो अपराधी है उनको सजा मिलेगी और अपराधी है अपराधियों को भी ऐसा रहे या समाज के लोगों को भी ऐसा रहे कि अपराध को अगर वो कारित करते हैं तो वो न केवल कानूनी रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी कहीं ना कहीं गलत काम करते हैं। ऐसी व्यवस्था कानून में की गई। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही विस्तार से SC/ST एक्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।